नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने घर पर रहना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेंगे, तो कोरोना जो है वो दरअसल फैल सकता है। इसलिए आप अपने घर पर रहिए और आपको घर बैठ के कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें जो हैं हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि कोरोना पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। और आज इससे पहले कि मैं हेडलाइन पर आऊं, आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में भारत में 4000 से ज़्यादा मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। और ये अब तक जो है एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज संवाद किया है। भविष्य में किस तरह से जो है कोरोना को लेकर लड़ना है और कैसे हो। 17 तारीख को लॉकडाउन थी जो है, 17 मई को उसकी अवधि खत्म हो रही है। उसके बाद भविष्य की रणनीति क्या है, उस पर तमाम चर्चा हुई है। इस बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय सुर्खियां कोरोना को लेकर क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद जारी। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं बैठक। इस बैठक में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर हुई चर्चा। और साथ साथ इस बैठक में यह भी बात हुई कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना से मुक्त रखा जाए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कल से रेलवे शुरू करेगा चुनिंदा यात्री ट्रेनों का परिचालन। आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए बुकिंग। गृह मंत्रालय ने इन ट्रेनों के परिचालन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के संचालन में सहयोग करने को कहा। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में चिकित्सा कर्मियों की सुगम आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया जा रहा है वंदे भारत मिशन। और इस मिशन में अब तक ब्रिटेन, कुवैत, फिलीपींस और सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। कई और विमान यात्रियों को लेकर शाम तक पहुंचेंगे। सरकार ने कहा, कोविड से लड़ाई से आरोग्य सेतु का अहम योगदान। लोगों की निजता का रखा गया है पूरा ध्यान। 30 दिन के भीतर डेटा कर दिया जाता है डिलीट। अब तक करीब 9.25 करोड़ लोगों ने किया है डाउनलोड। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी तरह की कटौती के प्रस्ताव की खबरों को किया खारिज। कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मीडिया में आई खबरों को बताया गलत। अब देश में कोरोना मामलों में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ है 31.15%। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 44,029 पर पहुंची। 20,916 मरीज ठीक हुए, जबकि 2,206 लोगों की अब तक हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना से 2,82,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण का मामला 41,23,000 के ऊपर पहुंचा है। तो ये तो देश की सुर्खियां थी। हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी बताए। फिर बता दूं, आज जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ, ये बैठक जो है संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं जो राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां कोरोना से जुड़ी क्या हैं। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल। इटली और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर रूस अब कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर। महीने भर के कड़े लॉकडाउन के बाद न्यूजीलैंड में कैफे और मॉल खुल रहे हैं। जिंदगी धीरे धीरे अब क्या लौटेगी पटरी पर, यह बड़ा सवाल। आठ हफ्ते के कड़े लॉकडाउन के बाद फ्रांस में फैक्ट्रियां शुरू और कारोबार भी हुए शुरू। कई चरणों में सरकार स्कूल खोलने की भी कर रही है तैयारी।
जर्मनी के कई शहरों में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों के बाद लॉकडाउन में ढील तो दी गई, लेकिन ढील देते ही कोरोना संक्रमण फैलने की दर में हुआ इजाफा। कोरोना संकट में आर्थिक मंदी और तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सऊदी अरब ने आम वस्तुओं पर टैक्स 3 गुना बढ़ाया। पर्यटन विशेषज्ञों का अनुमान, इस साल होगी वैश्विक पर्यटन में 60 से 80% की गिरावट। और चलिए अब विस्तार से हम खबरों को देख लेते हैं। दो बड़ी खबर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत में आज जो है पिछले 24 घंटों में 4000 से ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि संतोष देने वाली बात यह भी है कि 31% जो रिकवरी रेट है इस वक्त 31% से ज्यादा है। ये एक संतोष देने वाली अच्छी बात है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। दरअसल प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी 5वीं बैठक थी। जब से ये कोरोना का संकट शुरू हुआ, ये प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक थी और इस बैठक में भविष्य को लेकर किस तरह की रणनीति रहे, इस पर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। इस बैठक में ये बात उठकर आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल जिस तरह से भारत कोरोना से लड़ रहा है, दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हुई है। दुनिया ने माना है कि भारत जो है कोरोना से लड़ने में बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है मैदान में। साथ साथ ये भी बात हुई कि देर सवेर धीरे धीरे जो है चरणों में, भले ही चरणबद्ध तरीकों में जो आर्थिक गतिविधियों को तेज करना होगा, क्योंकि वो बहुत अहम बात है। तो आर्थिक गतिविधियां आने वाले दिनों में शुरू होंगी, कुछ शुरू हो चुकी हैं, कुछ और गतिविधियां तेज होंगी। आज की बैठक में ये बात भी हुई कि किस तरह से इनको तेज किया जाए। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में ये बात भी रखी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों को कोरोना से बचाना बेहद जरूरी है। इस पर तमाम राज्यों को मिल करके काम करना होगा और केंद्र सरकार भी है इस मामले में कमर कस के बैठी है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4213 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 31.15% हुआ है। वहीं देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 67,152 हो गए, जिनमें से 20,917 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 44,029 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। और कोरोना की वजह से दुनिया मानो ठहर सी गई है और लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। ऐसे में विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापस लाने का अभियान इन दिनों चल रहा है। वंदे भारत मिशन के 5वें दिन कई देशों से सैकड़ों जो भारत के लोग थे, भारत के यात्री थे, वो स्वदेश पहुंचे हैं। इसी को लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच इस लॉकडाउन में मिशन वंदे भारत के तहत भारतीय वतन लौट रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से भारतीयों को लेकर एक स्पेशल विमान अहमदाबाद और मुंबई पहुंचा, जहां पर वतन लौटे भारतीय काफी खुश दिखे। इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार के वंदे भारत मिशन की सराहना की। I think India is doing much better and public health is taking much better actions. I just got a call from embassy that you're selected for this thing, and if you want to go back, like that was a random selection thing. So we just took the opportunity and we're here. We have to just fill a simple form at the India Embassy website, and we got a call from the Indian Embassy people, and then it's very easy. Then after we got a call from Air India person, and they booked the ticket. Yeah, it's very simple.
उधर वंदे भारत मिशन के 5वें दिन करीब 500 से ज्यादा भारतीयों को खाड़ी देशों से भारत लाया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की खासी भीड़ दिखी, जिसमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और महामारी के दौरान नौकरी खोने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। कोरोना जाँच के बाद पूरी तरह स्वस्थ यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले अमेरिका में फंसे 225 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट सोमवार की सुबह मुंबई पहुंची। साथ ही 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु पहुंचे सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 250 लोग यूके से यहाँ पर विशेष विमान के जरिए बेंगलुरु पहुंचे और ये 250 लोग कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनका विमान बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन के जो प्रोसीजर है उसे समझा दिया गया था, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन बेहद ज़रूरी है, कंपलसरी है। लोगों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही वो किसी से मिल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं और उसके बाद ही वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके साथ ही फिलीपींस की राजधानी मनीला में फंसे भारतीयों को भी एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई लाया गया। साथ ही कुआलालंपुर से एयर इंडिया का एक विमान कोची हवाई अड्डे पहुंचा। उधर देर रात 243 भारतीयों को लेकर सिंगापुर से मुंबई पहुंचे यात्रियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। Thanks once again for all the support by the High Commission and making us such a seamless process for getting the evacuation. इतने सारे रिक्वेस्ट होंगे हाई कमीशन के पास, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिविजुअली सबको रिस्पॉन्ड किया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार का मकसद है कि इस महामारी के दौरान भारतीयों को सुरक्षित वतन लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई जो विदेशों में भारतीय फंसे थे उनकी, और देश में भी बहुत सारे प्रवासी बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं किसी और राज्य में है प्रवासी भारतीय मजदूर, और वो दरअसल जो हैं अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनके लिए भी कई ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। आपको मोरबी गुजरात से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से गुजरात मोरबी से जब प्रवासी मजदूर अपने घरों को निकले तो उनका रेलवे स्टेशन पर किस तरह से आरएसएस के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया। देखते हैं मोरबी गुजरात से ये रिपोर्ट। इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखते ही बनती है। ये मुस्कान है गांव जाने की, घर वापसी की। दरअसल लॉकडाउन के कारण तमाम काम धंधे बंद हैं और इसीलिए प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। और भारतीय रेल अब तक इन प्रवासी मजदूरों के लिए 468 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुकी है। गुजरात के मोरबी शहर से भी श्रमिक एक्सप्रेस प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक स्टेशन पर ही मजदूर परिवारों के लिए भोजन पानी आदि लेकर उन्हें विदा करने पहुंचे। दरअसल मोरबी गुजरात का वो शहर है जहां पूरे देश की 60 से 70% सिरामिक टाइलों का उत्पादन होता है। इसलिए मोरबी को सिरामिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइल इंडस्ट्री में 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, पर लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री बंद है और मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन जिन मजदूरों ने इस शहर को इतना कुछ दिया हो, उन्हें ये शहर खाली हाथ कैसे जाने देता। इसीलिए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इन्हें भोजन, राशन पानी दिया और भारत माता के जयकारों के साथ इन्हें विदा किया। और अब आपको चंदौली उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वाराणसी से सटे चंदौली जिला है, यहाँ लॉकडाउन के दौरान भी किसान जो है खेती तो पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन चंदौली के ग्रीन जोन में वहां के युवा किसान किस तरह से आधुनिक खेती कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के बीच भी खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। ये हैं युवा और लगनशील किसान शिवम सिंह, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। ये जागरूक हैं, इसलिए यहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वाकिफ हैं। शौकीन इतने हैं कि फलों और मसालों के कई पेड़ अपने खेतों में लगा रखे हैं। खेत की रखवाली सीसीटीवी कैमरे से करते हैं।
ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर गेहूं, धान की खेती के बीच तरबूज और खरबूजे की अच्छी पैदावार कर रहे हैं। तरबूज 4-5 प्रकार के तरबूज और 5-6 प्रकार के खरबूज की खेती किया हूँ। ड्रिप सिंचाई से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। पहले हम बिना ड्रिप के करते थे, इससे उत्पादन बहुत कम होता था। और ये प्रधानमंत्री जी की इसी योजना है ड्रिप सिंचाई, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिल जा रही है 90% की, और जिससे लगवाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है और हम लोग इस पर खेती कर रहे हैं, इससे बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी इनको मिल रहा है। जिले के उद्यान विभाग के कर्मचारी इन किसानों के संपर्क में हैं और ड्रिप सिंचाई के साथ साथ बीज दिलाने तक का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की लागत कम हो और आय ज्यादा हो। इस लॉकडाउन के समय भी जो है रमजान के महीने में तरबूज खरबूज की बिक्री में कोई समस्या नहीं आई, और इसके लिए मैं अपने इन किसान भाइयों का बहुत बहुत जो है आभारी हूं कि उन्होंने हमारे विभाग से जुड़ करके इस योजना का लाभ लेकर के अपने खेती को बढ़ाया है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब लॉकडाउन हो, अपनी पैदावार को बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इनके पैदा किए गए तरबूज और खरबूज की मार्केट में काफी मांग है। इस ग्रीन जोन के लॉकडाउन को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये किसान एक मिसाल पेश कर रहे हैं इस जिले के किसानों को, इस प्रदेश के किसानों को और पूरे देश के किसानों को। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, चंदौली। लॉकडाउन के दौरान देश भर में समाज सेवी संगठन लगातार सेवा का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण अंचलों में जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग रह रहे हैं, उनको कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए हंस फाउंडेशन ने नमस्ते अभियान चलाया है। क्या है ये अभियान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश के नागरिक संगठनों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के एक संगठन ने नमस्ते अभियान चलाया है। अभियान के तहत लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ साथ संपूर्ण देवभूमि में राशन, मास्क और अन्य सामग्री वितरित की जा रही है। हंस फाउंडेशन के तहत चलाए जा रहे इस नमस्ते अभियान से देवभूमि के टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, धनौल्टी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के अलावा अन्य जिलों में रह रहे नागरिकों के लिए खाद्य और राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के चलाए जा रहे अभियान से गंभीरता से जुड़ें, जैसे कि अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, अपने नाक और मुंह को ढककर रखें, बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें। इससे दोनों ही सुरक्षित रहेंगे, आप भी और मरीज भी, और घर को साफ रखें। स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होकर सुदूर गांवों में पहुंच रहे इस नमस्ते अभियान की टीम की सेवा भावना की गांव के लोग भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारे का में बरगत हुआ हर जगह हमसे तुम लेन शामिल दिया तो तुम्हारे का में बरगत हुआ बोल हरगत ना हुआ। धन्यवाद देना था बस ये तो भाई जो बेचारा हो कह रहे हमको नहीं, जो पुलिस वाले हमको दे रहे हैं, जो हमारा गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी जय हो। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हंस फाउंडेशन की माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी ने उत्तराखंड सरकार को 1,51,00,000 रुपए का चेक भी दिया है, ताकि संकट की इस घड़ी में सरकार की आर्थिक मदद की जा सके। हंस फाउंडेशन द्वारा महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में फंसे 2 लाख से भी अधिक प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य और राशन सामग्री पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इनके इस सेवा भाव से समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और लॉकडाउन में वैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समाज का हर वर्ग तो काम कर रहा है, लेकिन जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से 8 से सटे हुए कोटपुतली और शाहपुरा के पास अरावली की पहाड़ियों में रह रहे जो बंदर हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी इस वक्त जो है एक युवा समाज सेवी विष्णु मित्तल जो है कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनके इस प्रयास को। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश में कोई गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहा है, तो कोई मास्क और अन्य सामग्री।
लेकिन इन सब के बीच कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जो बेजुबान प्राणियों को खाना खिला रहे हैं। ऐसे ही एक वन्य जीव प्रेमी हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से सटे कोटपुतली के रहने वाले विष्णु मित्तल। इन दिनों राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है, इसलिए राजमार्ग से सटी अरावली की पहाड़ियों में रह रहे बंदरों के लिए खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। इस बात का पता जब विष्णु मित्तल को चला तो उन्होंने अपने संगठन आओ साथ चले फाउंडेशन की टीम को भेजकर इन वन्य प्राणियों के लिए हर दिन सुबह शाम खाने पीने की व्यवस्था करवाई है। हमारे ध्यान में आया दिल्ली जयपुर हाईवे की शाहपुरा एक जगह जहाँ पे बहुत बंदर है। जब हाईवे चल रहा था तो जो आने जाने वाले लोग थे वो बंदरों को केले खिलाते थे, लेकिन कोरोना के दौरान इनकी कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं था। तो हमारे आओ साथ चले की कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य बनाया कि हम डेली 100 किलो आटे की पूरी बनाएंगे और इन बेजुबान बंदरों को हम डेली पूरियां खिलाएंगे। जब हम ऐसे खिलाने जाते हैं तो आप देखेंगे वीडियो में कि कितनी जरूरत उनको है। आओ साथ चले फाउंडेशन की ओर से कोटपुतली और आसपास के गांवों में रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर राशन, आटा, दाल, चावल, नमक, तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। आओ साथ चले संस्था विष्णु मित्तल जी के मार्गदर्शन से इस कोविड-19 के कठिन समय में न केवल मनुष्यों का ध्यान रख रही है बल्कि इन बेजुबान प्राणियों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। कोटपुतली इकाई रोजाना 100 किलो आटे की पूड़ियाँ छापरा किराए के बंदों को खिला रहा है। इस दौरान इन लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के साथ साथ फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी दी जा रही है। जन सेवा के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। निश्चित तौर से इनके इस तरह के सेवा भाव से अन्य लोगों को भी बेजुबान प्राणियों की मदद और सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। गोपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लॉकडाउन के दौरान देश भर में एनसीसी कैडेट कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन की मदद कर रहा है। ये दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देश की सेवा करने का मौका था, लेकिन मां इस महामारी के समय में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रही थी। उन्हें डर था कि अगर बेटी को संक्रमण हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन बेटी के बुलंद हौसलों ने मां के भीतर से कोरोना का डर भगा दिया और उन्हें मनाकर देश की सेवा करने का फैसला ले लिया। जी हां, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की वॉलंटियर सीनियर अंडर ऑफिसर मनीषा बोकोलिया एनसीसी की कैडेट हैं और कोरोना के इस संकट के समय प्रशासन की विभिन्न कार्यों में मदद कर रही हैं। पहले मेरी फैमिली को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी भेजने के लिए। मैंने उन्हें काफ़ी मनाया बहुत, फिर आखिरकार वो मान गए और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपने साथियों के साथ ही काम करते हुए और लोगों को बताते हुए कि कोरोना से किस तरीके से हमें फाइट करना है और ये चेन तोड़कर हमें कैसे कोविड-19 फ्री इंडिया करना है। गौरतलब है कि मनीषा की ही तरह पूरी दिल्ली में एनसीसी के 500 से ज्यादा कैडेट कोरोना संकट के दौर में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। एनसीसी दिल्ली निदेशालय में एनसीसी कैडेट मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, राशन वितरण, जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने के साथ ही जनता का मार्गदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। सामाजिक दूरी को अपनाते हुए एनसीसी ने राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिलों में प्रशासन को हर संभव सहायता करने की एक विस्तृत योजना बनाई है। देश की राजधानी दिल्ली में ही करीब 500 से ज्यादा ऐसे कैडेट हैं जो इन दिनों प्रशासन की मदद करते नजर आ रहे हैं। अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर में करीब 48,000 ऐसे कैडेट हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं। ये भी कैडेट किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। और इन दिनों आप जानते हैं कैसी कैसी फेक न्यूज इन दिनों फैल रही हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त किस तरह की फेक न्यूज जो हैं। ऐसी कुछ खबरों को हम बताते हैं कि दरअसल कैसी फेक न्यूज से आपको सावधान रहना है। कैसी कैसी फेक न्यूज। एक टीवी चैनल ने खबर चलाई कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती करने जा रही है और यह खबर लेकिन पूरी तरह से झूठी है, फेक खबर है। ये 30% कटौती करने की जो बात थी वो खबर झूठी साबित हुई है। केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने इसका खंडन किया है और कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। और आपको दिखाते हैं और एक फेक न्यूज
देखिए किस तरह से उसका भंडाफोड़ हुआ। हैदराबाद की पुलिस ने मोहम्मद शकील नाम के एक युवक को एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। बलात्कार का यह आरोपी ओवैसी की पार्टी एआईएमएम का कार्यकर्ता बताया गया, पर एआईएम के विधायक ने ट्वीट किया और एक फैक्ट चेक वेबसाइट के हवाले से दावा किया कि ये एआईएम का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ने एआईएमएम विधायक के ट्वीट को झूठा करार दिया और कहा कि विधायक ने फर्जीवाड़ा करके उसके लोगों का इस्तेमाल किया है। और हैदराबाद के तमाम मीडिया ने भी दलित बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी को ओवैसी की पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया है। और आप देखिए एक और फेक न्यूज आपको दिखाते हैं, कुछ और फेक न्यूज आपको किस तरह की फेक न्यूज लगातार फैल रही हैं इस दौरान देश भर में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया गया जिसमें कुछ हवाई यात्रियों को एयरलाइन स्टाफ से झगड़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के साथ यह कहा जा रहा है कि एयर इंडिया ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यात्रियों से 3 गुना ज्यादा पैसे लिए, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। लेकिन सच क्या है? यह सच नहीं है। सच यह है कि यह वीडियो एयर इंडिया का नहीं, असल में यह वीडियो पाकिस्तान एयरलाइन का है। एयर इंडिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। जी हाँ, एयर इंडिया ने पूरा पालन किया है सोशल डिस्टेंसिंग का। यह वीडियो झूठा है। अंग्रेजी के एक दैनिक अखबार ने दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर छापी कि तबलीगी जमात के मौलाना साद के ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार ने इस तरह की खबर छापी, लेकिन यह खबर झूठी है, फेक है। ऐसा कुछ नहीं था और इस फेक का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि मौलाना साद की ऑडियो टेप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अंग्रेजी दैनिक की अखबार की जो ये रिपोर्ट है ये पूरी तरह से झूठी है। और देश भर में इस वक्त जो महिलाएं घर पर हैं उनके लिए अलग तरह की समस्याएं हैं। खासकर महिलाओं में जब हार्मोन्स की कुछ इनबैलेंस होता है तो पीसीओडी जैसी बीमारी का वो शिकार हो जाती हैं। पिछले दिनों आईएचडब्ल्यू ने एक कॉन्फ्रेंस करा और इस वक्त कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो महिलाएं घर पर हैं और पीसीओडी का शिकार हैं उनको अपना किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की एडवाइस जो है, इस तरह की सलाह बाकायदा आईएचडब्ल्यू की तरफ से पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं के लिए जारी की गई। ये क्या सलाह है, आइए सुनते हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी बीमारी है आजकल खास करके महिलाओं में 18 से 40 साल के बीच में करीबन 25 से 30% लोगों को दिखाई जाती है। इसमें खास लक्षण ऐसे रहते हैं, मासिक पाली यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहती है या कम जाती है, और ऐसे पेशेंट में हेयर ग्रोथ जैसे चिन के ऊपर हेयर ग्रोथ, मुस्टैच की जगह पे हेयर ग्रोथ जो पुरुषों में दिखाई जाती है, इसको एंड्रोजन एक्शन बोलते हैं, उनके लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। पिंपल्स की बीमारी ऐसे पेशेंट में ज़्यादा दिखते हैं। ज़्यादा करके ऐसे पेशेंट के वजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। बीएमआई सबसे 22 और 23 के ऊपर रहता है काफ़ी पीसीओ पेशेंट में। और इनमें मेजर प्रॉब्लम यही है कि उनके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटीज़ प्री डायबिटिक स्टेज है रहती है काफ़ी जनों में, क्योंकि बॉडी के टिश्यूज़ इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है। तो आगे चल के काफ़ी पीसीओ पेशेंट को डायबिटीज़ की बीमारी भी पकड़ सकती है। और 40 साल के बाद यही कंटिन्यू रहा तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और उसके कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हार्ट के प्रॉब्लम वो भी बढ़ सकते हैं। और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के कैंसर की भी संभावना ऐसे पेशेंट में इन दूसरे पेशेंट से ज़्यादा संभावना रहती है। खास इन दिनों जब लॉकडाउन और कोरोना की जो पैंडेमिक चल रही है, इस माहौल में उन्हें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली खाने के ऊपर ध्यान दे करके ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें यानी बटर, फास्ट फूड, चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इन सभी चीज़ों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये ज़्यादा खा करके उनके शारीरिक एक्सरसाइज पर ध्यान दे करके रोज़ कहीं ना कहीं तरह से कसरत कुछ करके वज़न को कम करने के लिए कोशिश तो करना ही चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा हर पीसीओ पेशेंट से कि घर पे फैमिली के साथ रहे। जो स्ट्रेस लेवल रहती है ऐसे पीसीओ पेशेंट में वो अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ये तो पूरा ही आपके ही हाथ में है।